हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी नई कार लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब भी हम नई कार लेने के बारे में सोचते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कार लोन। क्योंकि आजकल मोस्टली लोग कार लेते समय लोन ऑप्ट करते हैं, क्योंकि आज की टाइम पे इतना ज़्यादा कैश लोगों के पास होता नहीं है और इतना पेशेंस भी नहीं होता है कि पहले कैश इकट्ठा करें उसके बाद फिर जा कर के लोन लें। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लोन पे ही कार को लेते हैं। या आप बिजनेसमैन हैं, या फिर आप कहीं पे सैलरीड एम्प्लॉय हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशन में हैं, लाइक आप सीए हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं, आप हर केस में आप लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए लोन लेते समय कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप जो मैं आज बताऊंगा इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उससे आपको कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहला कि आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। दूसरा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी लोन में। तीसरा, आपको बेस्ट ऑफर्स भी मिलेंगे। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों क्या क्या करना है इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूं ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड। तो अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, कार से रिलेटेड इस तरह के वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हफ्ते में 4 वीडियो कम से कम इस चैनल पर लेके आता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीज़ की कि आपको लोन लेते समय किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और आपकी एलिजिबिलिटी कैसे उसमें चेक करते हैं बैंक वाले। तो जब भी आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी लेने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपकी जो सैलरी होती है, अगर आपकी सैलरी जितनी भी है उसका आप 60% तक मंथली EMI पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आप 30,000 तक की EMI पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी एग्जिस्टिंग EMI 15,000 रुपये की है तो आप कोई ऐसा लोन एक और ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें आप 15,000 तक की एडिशनल एक और EMI पे कर सकते हैं। तो एक बेसिक फंडा होता है जो बैंक चेक करती हैं। दूसरा, बैंक देखती हैं कि आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी क्या है, वो चीज़ बैंक चेक करती हैं। तीसरा, आपका सिविल स्कोर चेक करती हैं। तो सिविल स्कोर क्या है? एक सेंट्रलाइज बॉडी है सिविल, जहाँ पे आपके सारे जो भी लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनका डेटा वहाँ पे होता है, जो कि आपके पैन कार्ड से ट्रैक होता है। तो उसका एक हिसाब किताब रखते हैं कि आपने कोई EMI बाउंस तो नहीं की है, कहीं पे आपने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, वो सारा डेटा उनके पास होता है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरीड एम्प्लॉय के केस में आपको सैलरी स्लिप देना पड़ता है। और अगर सैलरी स्लिप के अलावा बात करें तो आपको आपका बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा पिछले 6 महीने का, आपको आपका KYC देना पड़ेगा, फ़ोटो देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके बैंक वाले आपसे मांगते हैं। ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, जैसे मैंने बताया CA हैं, डॉक्टर हैं, तो उस केस में आपको अपना ITR भी देना पड़ेगा पिछले 2 साल का। अगर आप सैलरीड हैं तब भी कुछ बैंक ITR मांगते हैं तो आपको ITR भी देना पड़ता है। और अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो भी आप अपना ITR दिखा सकते हैं वहाँ पे पिछले 2 साल का। ये सब कुछ इनकम प्रूफ में लेते हैं। बाकी नॉर्मल KYC, फ़ोटो और ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं एज आप कह सकते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है। तो ये तो हो गया लोन के बारे में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। लोन लेने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप या तो किसी गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकते हो, या फिर आप किसी प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हो, या फिर आजकल कुछ फाइनेंस की नई नई कंपनीज़ आ गई हैं। इससे बजाज का आ गई है, बजाज फिनसर्व आपने नाम सुना होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं जो कि आजकल लोन्स देने लगी हैं। तो इस तरह की बैंक से भी, इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की दोस्तों कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोन लेते समय। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई लोन लेने जाएं तो उसका कोशिश करें कि जो लोन का फॉर्म है आप खुद ही भरें। और उससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी कि आप कितने अमाउंट का लोन ले रहे हो और उसका कितना टेन्योर है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होंगी। प्रोसेसिंग फीस में कितना चार्ज होने वाली है, प्री क्लोजर फीस क्या है, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ के तभी आप वहाँ पे डालें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि जो उसका फॉर्म है खुद ही भरें, बैंक वालों के भरोसे ना रहें। दूसरा दोस्तों, जब भी आप कंपेयर करें
जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो आप बहुत सारे बैंक्स में पहले कंपेयर करें उनके ऑफ़र्स को। तो ऑफ़र्स की बात करें तो आप उनकी इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करें, कहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पे बैंक ना चूज करें, इंटरेस्ट रेट के अलावा आप उनकी प्रोसेसिंग फ़ी भी देखें। आजकल काफ़ी बैंक्स ने प्रोसेसिंग फ़ी हटा दिया है, प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को भी आप चेक करें कौन सी बैंक में कितना प्रोसेसिंग फ़ी है। अगर आप लोन को पहले क्लोज करना चाहते हैं, उसमें फोरक्लोजर चार्जेस आपके कितने हैं, कितने % बैंक चार्ज करती है या फिर नहीं करती है, वो सब चीज़ें भी आप देखें। आप कोशिश करें ऐसी बैंक चूज करें जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो और आपका प्रोसेसिंग फ़ी कम हो या तो ना हो, और फोरक्लोजर चार्जेस या तो बहुत कम हो या फिर ना हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपका लोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सस्ता पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, अगर बात करें तो जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो एक टर्म आता है EMI में, 2 टर्म्स आते हैं एक्चुअली, एडवांस EMI एंड EMI इन एरियर्स। तो कई बार आपसे बैंक पूछता भी है कि आपको कौन सा ऑप्ट करना है। तो एज अ लेमैन हमें पता नहीं होता इन टर्म्स के बारे में, तो हम कहते हैं कि अपने हिसाब से लगा दो जो आपको सही लगता है। तो अगर आप लोन लेने वाले हो तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। दोस्तों, EMI इन एरियर्स का क्या मतलब होता है कि जब आप लोन ले लेंगे, लोन आपका डिस्पर्स हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ से आपकी EMI जाना शुरू होती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया है तो जो 5 लाख का टोटल अमाउंट है पूरा आपको डीलर को डिस्पर्स हो जाता है, अगर प्रोसेसिंग फी उसमें 0 है। तो अगर आपने EMI एडवांस EMI का ऑप्शन लिया है तो उस केस में बैंक क्या करते हैं कि जो 5 लाख का आपका लोन है उसमें से फर्स्ट EMI का जो अमाउंट है उसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू होती है, मान लीजिए आपकी EMI 15,000 की है, 15,000 माइनस करके 4,85,000 ही आपके डीलर को देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ओवरऑल जो आपका EMI रिमेनिंग मंथ्स की जो EMI है उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आपको जो फर्स्ट मंथ की EMI है, चूँकि आपके डीलर को नहीं मिली है, उसने बैंक ने कट करके उनको दिया है, तो आपको अपने डीलर को देना पड़ता है जा करके जो आप गाड़ी लेने जाते हैं। इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगर आपने एडवांस EMI का ऑप्शन चूज कर लिया, आपको नहीं पता है, तो हो सकता है आप जब गाड़ी लेने जाएं तो डीलर आपसे बोले कितना अभी पैसा रिमेनिंग है, आपको पे करना पड़ेगा, तब आपकी डिलीवरी होगी। तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए पहले ही। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आप जब भी लोन अप्लाई करें तो आप मल्टीपल बैंक्स में एक साथ लोन अप्लाई ना करें। क्योंकि होता क्या है, जब आप डीलर्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उनके पास कई सारे बैंक्स का क्या होता है कि टाइप्स होता है, लिंक होता है उनके पास, उनके एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आप उनको अपना जो डॉक्यूमेंट देते हो तो वो सारे 3-4 जो भी उनके पास बैंक्स हैं हर जगह डाल देते हैं कि चलो कहीं से तो अप्रूव हो जाएगा, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि गाड़ी बेचने की जल्दी होती है। लेकिन उसमें आपका नुकसान होता है। अगर आपकी फाइल्स एक साथ कई सारे बैंक्स में जाते हैं तो उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन ट्रैक हो जाता है, बैंक्स ट्रैक करते हैं, और बैंक को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं लोन लेने के लिए, और आपने इतने सारे बैंक्स में एक साथ डाला है, तो हो सकता है आप एक से ज़्यादा लोन ऑप्ट कर लें, और उससे आपका जो पूरा ओवरऑल एक इमेज होती है, जो आपका सिविल होता है, वो सब ख़राब होता है। तो वही चीज़ आप अवॉइड करें। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप ऑफ़र्स चेक कीजिए, ऑफ़र्स देखिए कहाँ पे क्या ऑफ़र है, और जहाँ पे आपको बढ़िया ऑफ़र लग रहा है, जहाँ पे आपका मैंने पहले बताया कि प्रोसेसिंग फ़ी कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, और फोरक्लोजर चार्जेस कम है या फिर नहीं है या फिर 0 है, तो उन जगह पे आप अपना उस बैंक में अपना आप फाइल प्रोसेस कराइए, वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन भेजिए। अलग अलग मल्टीपल बैंक में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब कुछ इवेलुएट करके किसी एक पर्टिकुलर बैंक में अपना फाइल आप प्रोसेसिंग के लिए भेजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है। और दोस्तों, जब भी आप लोन आपका जब अप्रूव हो जाए तो आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। इसको आप मेल पे ले लीजिए बैंक से, या फिर आप उनसे कहीं ना कहीं राइटिंग में ले लीजिए। 4-5 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कि आपका लोन अमाउंट एग्जैक्टली कितना सैंक्शन हुआ है, कितना लोन अमाउंट एग्जैक्टली डीलर को डिस्बर्स होने वाला है, उसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी तो नहीं कट रही है या फिर कोई अदर चार्जेस तो नहीं कट रहे हैं। आप उसको क्लियरली आप पूछ लीजिए कि लोन अमाउंट कितना है और कितना अमाउंट डीलर के पास जाएगा। इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है, फिक्स है या फ्लोटिंग है, वो आप पता कीजिए। और आपकी EMI इंटरेस्ट में जाएगी या फिर एडवांस में जाएगी, ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए। कोई फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं है, इस बात का भी आप बिल्कुल पहले से पता कर लीजिए। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी शक और संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को आप राइटिंग में ले लेंगे तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है, कई बार मैंने देखा है, कई लोगों से मैंने सुना भी है जिन्होंने कार बाई किया है, लोन लिया है,
लास्ट मोमेंट पे कुछ इधर उधर कर देते हैं, वो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे कुछ चार्जेस काट देते हैं, EMI ऊपर नीचे हो जाती हैं और हम लोग उसको उतना ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा नुकसान होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका लोन का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा होगा और आपको कोई फ्रॉड वगैरह से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा अगर सारे डॉक्यूमेंट्स और जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया ये सब आप एक बार पहले से चेक करके रखेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो के बारे में कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कुछ अगर आपकी क्वेरीज हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं वीक में 2 Q&A सेशन लेके आता हूं जिसमें आपके कमेंट्स का, आपकी क्वेरीज का मैं जवाब देता हूं। तो कुछ भी क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, उसको मैं डेफिनेटली अपने वीडियोज़ में शामिल करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों एंड करते हैं आज का वीडियो और जल्द ही मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।